तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हेरल्ड क्लैन जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है और जिन्हें साउललेस हीथन्स कहा जाता है। लोग कहते हैं उनमें ना इंसानियत बची है और ना ही कोई आत्मा। और इस अंधेरी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर आजादीन, जिसके पास ना ही कोई जादू है और ना ही उसकी आंख है, लेकिन फिर भी उसके पास इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल वेपन है जो किसी जादू से कम नहीं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नाइट ऑफ द साउललेस हीथन्स मानवा सीरीज में। कहानी शुरू होते ही हमें कैजल नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहां इस समय बारिश की कमी की वजह से सूखा पड़ा है और पानी की कमी के कारण जमीनों में दरारें पड़ चुकी हैं। इस पूरे गांव में दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। जंगल के सभी जानवर प्यासे मर रहे हैं और गिद्ध उनके मांस खा रहे हैं। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं और लोग प्यासे मर रहे हैं। पानी की कमी की वजह से लोग इस जगह को यहाँ से छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का राजा, जिसका नाम मार्ग्रेव काजेल है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि जो भी इस जमीन को छोड़कर जाएगा वो एक गद्दार है और जो लोग ये जगह छोड़कर यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सजा दी जा रही है, जिसमें उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और राजा ने अपने बेटे कोजेल को ये काम सौंपा है ताकि वो उन लोगों पर नजर रख सके जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोजेल एक पावरफुल जादूगर होता है जिसके बॉडी में डिवाइन किंग का ब्लड बहता है और वो एक अपर क्लास प्रिंस है। उसकी नजर एक घायल औरत पर पड़ती है जो डर के मारे अपने बेटे को अपने गोद में सिमट कर पकड़े होती है। उसकी तरफ देखता हुआ कोजेल कहता है, जानवर तक अपने मालिक के एहसान मानते हैं, लेकिन तुम लोग तो इंसान होकर भी एहसान फरामोश हो। थोड़ा सूखा क्या पड़ गया? तुम तो गांव छोड़कर भागने लग गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजा के नियम के खिलाफ जाने की? तभी एक औरत कोजेल से कहती है, मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, कम से कम मेरे बच्चे को तो जाने दो। फिर हम देखते हैं कि एक सोल्जर्स एक माँ को अपने बच्चे के सामने जान से मार देता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बच्चा बहुत डर जाता है, पर वो काफी छोटा होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता। तब कोजेल सोल्जर से कहता है, आखिरकार तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? ये सुनकर सोल्जर कहता है, मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैंने आपकी इजाजत के बगैर इसे मार डाला। तभी कोजेल कहता है, यार ये लोग बहुत ही बोरिंग है, इनका रोना धोना भी मजेदार नहीं है। तभी उसकी नजर उन सभी गाँव वालों पर पड़ती है जिन्हें बांधकर पेड़ पर लटका दिया जाता है, क्योंकि वो सभी लोग ये जगह छोड़कर भाग रहे होते हैं। वो एक लड़की की तरफ देखता है जो अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है ताकि वो अपने जान न गवा बैठे। ये देखकर यंग मास्टर कहता है, पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं जबकि वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल करती है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर एक घायल आदमी को देखकर आवाज मारता हुआ कहता है, यंग मास्टर, यह आदमी लगता है बुरी तरह घायल हुआ है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके कमर में रस्सी बांधकर इसे इसी पेड़ पर लटका दूं, नहीं तो ये भी ऐसे ही मर जाएगा और हमें जरा सा भी मजा नहीं आएगा ये देखने में। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है और उस सोल्जर को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो लोग इन्हें पेड़ से न लटका दे, और वो बेवकूफ सोल्जर्स उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा देता है। वो लड़की बहुत मजबूर होती है और बुरी तरह टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उसके सामने उसके हस्बैंड को पेड़ से लटका दिया जाता है। उसकी वाइफ उसे पकड़े हुए होती है ताकि वो मरने से बच जाए, जिसे देखकर यंग मास्टर और बाकी के सोल्जर्स को काफी मजा आता है। तभी यंग मास्टर उसके पास आकर उस लड़की से कहता है, बहुत अच्छी लड़की, बिल्कुल ऐसे ही उसे पकड़े रहो, अगर तुमने उसे छोड़ने की गलती की तो उसका नस फट जाएगा और वो यहीं मर जाएगा। तभी अचानक से यंग मास्टर को उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमारे राजकुमार के फैसलों को इतने हल्के में मत लो। यंग मास्टर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे जरा देखो तो कौन आया है हमसे मिलने, ये तो सर ज़ीबैक है। और उसके पास आकर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, आखिर इन्होंने ही तो मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। तभी ज़ीबैक यंग मास्टर से कहता है, क्या ऐसे बेरहम लोगों को सजा देने के लिए इतना नीचे गिर जाना सही है? एक ऐसा राजकुमार जिसके अंदर डिवाइन ब्लड बहता हो, उसे इतना घटिया काम शोभा नहीं देता। कम से कम आपको अपनी इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए। यंग मास्टर ये सुनकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने में मेरी इज्जत बच जाएगी? क्योंकि अगर मैं सभी को मार दूंगा तो मेरी इज्जत खराब करेगा कौन? तभी उन मासूम और बेगुनाह लोगों की तरफ देखता हुआ कहता है, ये सभी एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, इनकी वजह से मेरी इज्जत चली गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बारिश ना होने की वजह से। फिर ज़ीबैक से पूछता है, तो बताओ अब तुम क्या करना चाहोगे? क्या तुम सबको जाकर ये ढोल पीट दोगे कि मैंने इनके साथ क्या किया? राजा के चर्च के रखवाले होने के नाते क्या तुम एक डिवाइन ब्लड की बेइज्जती करोगे जिसके अंदर एक रॉयल ब्लड रहता है? ज़ीबैक यंग मास्टर से कहता है, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सच्चाई को हमेशा छुपा कर नहीं रखा जा सकता, सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। ये सुनकर यंग मास्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ज़ीबैक कहना क्या चाहता है। तभी उसका एक सोल्जर
सोल्जर उसके पास आकर उसके कान में कहता है, अगर आप कहो तो इसे भी इसी पेड़ से लटका दे। यंग मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे एक विप ला कर दो। तभी एक सोल्जर उसके हाथ में विप ला कर देता है और यंग मास्टर उस लड़की को बड़ी बेरहमी से पीटता है जो अपने हस्बैंड को पकड़े हुए होती है। ये देखकर ज़ीबैक काफी हैरान होता है और वो देखता है कि एक बेवकूफ यंग मास्टर किस तरह अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है। पूरी तरह मारते मारते जब यंग मास्टर थक जाता है, वो देखता है इतना पीटने के बाद भी वो लड़की अपने हस्बैंड को पकड़े हुए होती है। ये देखकर यंग मास्टर कहता है, सच में यार ये नजारा काफी मजेदार है। तभी यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से वापस जा रहा होता है और जाते जाते ज़ीबैक से कहता है, आपको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए ज़ीबैक, हमें जिंदगी के मजे लेना सीखना होगा, क्या पता कल हो ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ज़ीबैक उन बेचारे गाँव वालों की तरफ देखता है जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। सुबह से शाम हो चुकी है, उन सभी लोगों की लाश पेड़ से लटकी हुई है। ज़ीबैक अभी भी यहीं पर खड़ा होता है और उन सभी को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कुछ मासूम लोग जिनकी कोई भी गलती नहीं थी और पानी की कमी के कारण वो इस गांव को छोड़कर जा रहे थे, उन मासूम लोगों को इस बेवकूफ इंसान ने जान से मारकर पेड़ से लटका दिया और उन्हें ये करने में काफी मजा भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का हस्बैंड जो बुरी तरह घायल होता है, जिसे पेड़ से लटका दिया जाता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, साफिया मुझे माफ कर देना, प्लीज यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पर साफिया वहाँ से नहीं जाती और अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है ताकि उसकी डेथ ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि साफिया अपने पॉकेट से एक सोने का सिक्का निकालती है और अपने हस्बैंड से पूछती है, आईफान क्या सच में इससे हम हेराल्ड क्लैन को बुला सकते हैं? वो ये सोचकर बहुत ही टूट जाती है कि कोई नहीं है यहाँ पर उसकी मदद करने वाला। तभी हम देखते हैं कि शाम से अब रात ढल चुकी है और हर तरफ अंधेरा छा चुका है। तभी साफिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ज़ीबैक उसकी मदद करते हुए उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है और ये देखकर साफिया पूछती है, कौन हो तुम? और उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ज़ीबैक उसकी मदद कर रहा है। तभी ज़ीबैक उसे खाना देते हुए पूछता है, क्या तुम खाना खाने लायक हो? क्या तुम खाना खा सकती हो? वो थोड़ा सा खाना खाकर वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। ज़ीबैक भी उसी पेड़ से अड़कर वहीं बैठ जाता है। वो पूरी रात आसमान की तरफ देखता हुआ बिता देता है। सुबह होने के बाद वो साफिया को उठाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ सबसे छुप कर आया था, इसीलिए मुझे अब यहाँ जल्द से जल्द जाना होगा। अगर यंग मास्टर को ये बात पता चली तो वो मुझे जरूर सजा देंगे। और कहता है, तुम्हें अपने हस्बैंड को और पकड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीबैक अपने साथ लाए एक लकड़ी के डंडे के सहारे उसे खड़ा कर देता है। ये देखकर साफिया बहुत हैरान होती है और उसके पास जाकर वो डंडे को हटाकर फेंक देती है और खुद उसे अपने हाथों से पकड़कर वहाँ खड़ी हो जाती है। ये देखकर ज़ीबैक बहुत हैरान होता है। तभी वो ज़ीबैक से उसका नाम पूछती है और उससे कहती है, जब हेराल्ड क्लैन यहाँ आएगा तब मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे और नहीं मारे। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, द हेराल्ड क्लैन? तुम्हारा मतलब वो हेराल्ड क्लैन जिसे सोललेस कहते हैं, जो एक दूत होते हैं? ये सुनकर साफिया अपने सर को झुका लेती है, जिससे ये पता चलता है कि उसने हेराल्ड क्लैन से मदद मांगी है। तभी ज़ीबैक कहता है, मुझे नहीं पता कि वो सच में होते भी हैं या फिर ये एक झूठी कहानी है, लेकिन अगर ये सच भी है तो कोजेल के पास उसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं और साथ में मैं भी उसी के साथ हूँ। और यंग मास्टर एक ब्लू ब्लड है जो एक अपर क्लास राजकुमार होते हैं। फिर वो साफिया से कहता है, उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा कि डिवाइन ब्लड येगास के वारिस कितने खतरनाक होते हैं। ये सुनकर साफिया कहती है, भले ही वो कितने पावरफुल जादूगर हो, पर हेराल्ड क्लैन फिर भी उस सभी को मार देगी, क्योंकि वो सभी एक जादूगर ही है जो बहुत ही पावरफुल और तबाही के लिए मशहूर है। उन्हें हेराल्ड क्लैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे डिवाइन ब्लड जैसे राजाओं को मौत के घाट उतारा। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, लगता है तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी चक्कर खाकर गिर जाएगा। और साफिया से कहता है, मेरा नाम ज़ीबैक है और मैं राजा के चर्च की देख रेख करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम हेराल्ड क्लैन से मेरी जान की भीख मांगो, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो सच में आ भी जाए तो मैं खुद अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा। और कहता है, मैं रात को फिर से यहाँ आऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साफिया ये सोचकर बहुत उदास होती है और अपने पैर के पास बने ट्रायंगल की तरफ देखकर सोचने लगती है, बस 2 दिन और बाकी रह गया है, फिर हेराल्ड क्लैन यहाँ आ ही जाएगा। और यही एपिसोड 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें आईफन और साफिया की
की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम एक बहुत ही सुंदर गांव को देखते हैं जो पेड़, पहाड़ और समुद्र से भरा हुआ होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तभी आइफान अपने हाथ में एक सोने का सिक्का पकड़े हुए होता है और साफिया को वो गिफ्ट कर देता है। साफिया ये देखकर कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है कि आखिर ये कैसा सिक्का है। तभी आइफान साफिया से पूछता है, क्या तुमने कभी हेराल्ड क्लैन के बारे में सुना है? ये सुनकर साफिया सोचने लगती है और कहती है, हाँ, जब मैं छोटी सी थी तब मुझे मेरे पिता एक कहानी सुनाया करते थे जिसमें उन्होंने हेराल्ड क्लैन के बारे में मुझे एक कहानी सुनाई थी। जहाँ तक मुझे याद है उन्हें द स्लेयर्स ऑफ सैंक्टिटी और सोललेस के नाम से जाना जाता था, है ना? ये सुनकर आइफान कहता है, ये एक सिक्का एक महाराजा के खजाने से लिया गया था और तुम इस सिक्के की मदद से उन्हें जब चाहे यहाँ बुला सकती हो जो सोललेस होते हैं। और उसके कानों में कहता है, बस इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने इसे पजेस कर लिया और राजा को यह बात पता चली तो वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। फिर साफिया पूछती है, अच्छा ये सब तो ठीक है, आखिर तुम इतना खतरनाक चीज मुझे गिफ्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर आइफान कहता है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि मान लो अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो ये सिक्का हमारी मदद तो जरूर करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम इस सिक्के की मदद से जमीन पर एक ट्रायंगल बनाओगी और उसके बीच में ये सिक्का रख दोगी तो एक हेरल्ड आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि हमें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। फिर हम देखते हैं कि कड़कती दोपहर की धूप में साफिया खड़ी होकर अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है और उस ट्रायंगल की तरफ देखती है और कहती है, बस 2 दिन और, बस 2 दिन और। ये कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और आइफान पेड़ से लटका हुआ होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और उनकी मदद के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे सीन में हमें कोजेल का महल दिखाया जाता है जहाँ उसके सभी सोल्जर्स गर्मी की वजह से नहा रहे होते हैं। तभी ज़ेबैक आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तभी अचानक से उसके पीछे से उसे कोजेल की आवाज आती है जो ज़ेबैक से कहता है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगे हैं, जरा जिंदगी के मजे लेना सीखो और मुस्कुराते रहो। ये सुनकर ज़ेबैक कहता है, अगर इसी तरह हम सभी लोगों को जान से मार देंगे तो टैक्स किससे वसूल करेंगे? ये सुनकर कोजेल कहता है, यहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे टेरिटरी में जमीन बहुत ही उपजाऊ है तो हमने सोचा है कि क्यों ना अपने बचे हुए लोगों को वहाँ रहने के लिए भेज दें। जो बच्चे ऐसे जमीन पर पैदा होते हैं वो चंद निकम्मे और बेवकूफ इंसानों की वजह से तकलीफ क्यों झेलेंगे? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरा खेती बाड़ी बर्बाद कर दिया और अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ेबैक को काफी गुस्सा आ रहा होता है पर वो चुपचाप शांत होकर कोजेल को सुन रहा होता है। तभी कोजेल कहता है, यहाँ सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि लोग राजा के प्रति वफादार नहीं है। क्या ये बात कानून में नहीं लिखी है? ये बहुत ही मतलबी इंसान होते हैं। किसी ने मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ रखा और किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए जिन्होंने जमीन बर्बाद की उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने इसे उपजाऊ बनाया उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर ज़ेबैक को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो तो अपनी पूरी जोर लगा देना। ये कहकर कोजेल वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम ढल चुकी है और तेज हवाएं चल रही है। गाँव पूरी तरह एक पुराना खंडर बन चुका है। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। हर तरफ पानी की कमी महसूस हो रही है। सूखापन बढ़ता जा रहा है। उसी कुएं के पास बेहोश पड़ा एक शख्स पानी की कमी के कारण मरने की हालत में है। शाम ढल चुकी है और ज़ेबैक वापस उस जगह आता है जहां साफिया के हस्बैंड और आइफान को इंजर्ड हालत में पेड़ से लटका दिया गया था। जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी उदास होता है कि साफिया अब जमीन पर पड़कर बेहोश हो चुकी है और आइफान की डेड बॉडी अभी भी पेड़ से लटका हुआ होता है। ज़ेबैक उसी पेड़ के पास आकर उनकी तरफ देखता हुआ सोचने लगता है, आखिर में वही हुआ जिसका डर था। दोनों मर चुके हैं और अब अगर हेराल्ड यहाँ आता भी है तो उसके आने का क्या फायदा, अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक से एक शैडो परी तेजी से ज़ेबैक के पास आता है और उसे उसके पीछे से गले पर एक स्वॉर्ड की डायरेक्शन करता हुआ कहता है, अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। ज़ेबैक इस बात से काफी हैरान होता है कि आखिर ऐसे सुनसान जगह पर अचानक से मेरे गर्दन पर एक तलवार लटक रही है। लगता है ये सच में बहुत ही पावरफुल हेराल्ड है या फिर हो सकता है कि कोई ये भूत है। फिर ज़ेबैक पूछता है, क्या तुम सच में एक हेराल्ड हो? इसके जवाब में वो कहता है, हाँ मैं एक हेराल्ड हूँ
हूँ। फिर उसका नाम पूछता है। इसके जवाब में ज़ीबैक उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर हेराल्ड कहता है, डरो मत, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, मुझे लगा तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो जिसने मुझे इस सिक्के की मदद से यहाँ बुलाया। तभी हेराल्ड कहता है, अगर कोई रखवाला जो राजा के चर्च की देखरेख करता हो, अगर उसने मुझे यहाँ बुलाया होता तो मुझे और भी मजा आता। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी हेराल्ड की नजर साफिया पर पड़ती है जो अब बिल्कुल मर चुकी है। उसे देखकर हेराल्ड कहता है, अच्छा तो इसका मतलब इस लड़की ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। खैर अब वो मर चुकी है और मुझे उसका सिक्का फ्री में मिल गया। फिर ज़ीबैक से पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। इसके जवाब में ज़ीबैक कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा। अगर तुम अपने तलवार मेरे गर्दन से हटाओगे और हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये सुनकर हेराल्ड पलक झपकते ही ज़ीबैक के पीछे 100 मीटर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर ज़ीबैक की तशरीफ और फट जाती है और वो बहुत हैरान होने लगता है और कहता है, कहीं ये सच में कोई भूत तो नहीं है? हेराल्ड ज़ीबैक से पूछता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन था कि अगर मैंने तुम्हें चुपके से नहीं घेरा होता तो तुम आसानी से नहीं मारे जाते। ठीक है, अगर तुम राजा के चर्च के रखवाले हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 भी पूरा होता है। इसी के साथ एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही ज़ीबैक हेराल्ड से पूछता है, क्या तुम कोई जादूगर हो? इसके जवाब में हेराल्ड कहता है, हेराल्ड क्लैन में सभी जादूगर हैं सिवाय मेरे। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, तो तुम्हारा मतलब जो अभी तुमने किया वो कोई जादू नहीं था? ये सुनकर हेराल्ड कहता है, देखो एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक मैजिक में अंतर बता पाना काफी मुश्किल होता है। ज़ीबैक को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक से ज़ीबैक हेराल्ड से उसका नाम और उसका हेराल्ड क्लैन में रैंक पूछता है। ये सुनकर हेराल्ड कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, जिसके बारे में हेराल्ड बताते हुए कहता है, मेरा नाम अज़ादीन है और मैं आत्माओं का 108वां दूत हूँ। ये सुनकर ज़ीबैक सोचने लगता है, 108वां रैंक यानी कि हेराल्ड क्लैन का सबसे लोवेस्ट रैंक है। पर अज़ादीन को देखकर लगता तो नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी हेराल्ड है। तभी अज़ादीन ज़ीबैक से कहता है, तो जैसा तुमने वादा किया था बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं ज़ीबैक अज़ादीन को एक गाँव दिखाने ले जाता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। हर तरफ पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख चुके हैं और जमीन में दरारें आ गई हैं। अज़ादीन ये देखकर सब कुछ समझ जाता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ज़ीबैक से कहता है, देखो वैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है। अज़ादीन ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक आउल उसके कंधे पर आकर बैठता है और आउल अज़ादीन से कहता है, हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ आ तो गए पर जिसने हमें यहाँ बुलाया था वो अब मर चुका है। इसका मतलब ये गोल्ड कॉइन हमें फ्री में मिल गया। आउल की आवाज सुनकर ज़ीबैक की तशरीफ और फट जाती है और वो सोचने लगता है, ये क्या, एक उल्लू जो बोल सकता है। तभी वो आउल अज़ादीन से कहता है, मुझे लगता है हमारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है और बिना किसी देरी के हमें किसी दूसरे मिशन पर चलना चाहिए। अज़ादीन वहाँ से जा रहा होता है। तभी ज़ीबैक उससे कहता है, रुको, जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था अगर वो मर जाता है तो क्या तुम रिवॉर्ड लेकर सीधा यहाँ से चले जाते हो? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था वो मैं पूरा करूँ तो तुम्हारे यंग मास्टर को बहुत तकलीफ होगी, सोच लो। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊंगा। ये सुनकर अज़ादीन कहता है, अच्छा तो तुम मुझे उस तलवार से मारना चाहते हो जो कभी न्याय के लिए नहीं उठा, यहाँ तक तुम्हारे खुद के सुरक्षा के लिए भी नहीं। सुनकर बहुत बुरा लगा। ये सुनकर ज़ीबैक को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होते हुए देख अज़ादीन उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है या खुद पे, क्योंकि तुमने अपने सामने ये अन्याय होते हुए देखा लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। ये सुनकर ज़ीबैक गुस्से से कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तभी अज़ादीन से कहता है, इंसान भले ही किसी को एक समान देखता हो लेकिन वो सभी अलग अलग चीजें महसूस करते हैं। किसी के लिए ये एक सपना जैसा हो और किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी नजरों में इन मासूम लोगों की मौत एक अन्याय हो, पर उन सोल्जर्स की नजरों से अगर तुम देखो तो ये उनके लिए एक आम बात है। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैं एक किंग्स चर्च का रखवाला हूँ, यंग मास्टर की रखवाली करना मेरा धर्म है। ये सुनकर अज़ादीन उससे कहता है, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर इस लड़की की मौत की वजह से तुम्हें जरा सा भी दुख होता है तो तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। अज़ादीन उन सभी की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है और ज़ीबैक से एक शोवल मांगता है। तभी ज़ीबैक ये सुनकर उससे पूछता है, आखिर तुम शोवल से क्या करोगे? क्या तुम इन्हें दफनाने वाले हो? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, मैं इन दोनों के लिए एक फ्यूनरल अटेंड करने वाला हूँ। दोनों मिलकर साफिया और इरफान के लिए उसी पेड़ के नीचे 2 कब्र बनाते हैं ताकि उन दोनों लाशों को वहाँ
वहाँ दफनाया जाए। दोनों साथ मिलकर वहाँ फ्यूनरल अटेंड करते हैं। ज़ीबैक अज़ादीन से पूछता है, आखिर तुम्हें बचाओ दल में क्या क्या चीजें पसंद आती है? ये सुनकर अज़ादीन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पीछे से कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं जिसकी तुम रखवाली करते हो। ज़ीबैक हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कोज़ल अपने 20 पावरफुल सोल्जर्स के साथ यहाँ आ रहा होता है। यहाँ पहुंचते ही कोज़ल ज़ीबैक से कहता है, मुझे लगता है शायद वो लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, पहले बता देते यार, उसे हम जान से नहीं मारते। ज़ीबैक इस बात से काफी डर जाता है कि कोज़ल को आखिरकार इस बात का पता चल ही गया कि मैंने उस लड़की की मदद करी थी। फिर कोज़ल की तरफ देखता हुआ सोचता है, इसके साथ इसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स है जिनसे मैं चाहकर भी नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ कोज़ल अज़ादीन की तरफ देखता हुआ पूछता है, खैर ये बेवकूफ इंसान कौन है? इतना सुनते ही अज़ादीन अपने तीर से उसके एक सोल्जर की आंखों को घायल कर देता है। वो सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है और डर से चिल्ला रहा होता है। दर्द भरी आंखों से उसके खून निकल रहा होता है और वो जमीन पर घायल पड़ा होकर चिल्ला रहा होता है। उसे घायल देखकर बाकी के सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। दूसरी तरफ ज़ीबैक सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अज़ादीन इतना दूर खड़े होने के बाद भी उस सोल्जर के सीधे आंखों पर निशाना लगा सकता है। दूसरी तरफ अज़ादीन अपने एरो की मदद से दूसरे सोल्जर पर अटैक करता है और वो सोल्जर उड़ता तीर को रोकने के लिए अपना शील्ड आगे बढ़ाता है और बचने की कोशिश करता है, पर अज़ादीन का एरो बहुत ही पावरफुल होता है और वो शील्ड को चीरता हुआ सीधा सोल्जर के पेट पर लगती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे घायल पड़ा देख बाकी के सोल्जर्स बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ीबैक ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी अज़ादीन ज़ीबैक से कहता है, अच्छा तो तुमने पूछा था कि मुझे बचाओ दल की क्या क्या चीजें पसंद आती हैं। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आता है जिसे किसी इंसानों की कीमत का पता चलता है, जिसे इंसानों ने खुद की मेहनत से हासिल किया हो, ना कि पैदा होते ही उसे मिली हो। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे कोई पैदा ही डिवाइन ब्लड लेकर हुआ हो जो अपने खुद के लोगों को जान से मरवा देता हो। ये कहते हुए वो अपने क्वाइवर से एक और एरो निकालता है और बाकी के बचे सोल्जर्स पर अटैक करता है और यहाँ हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि अज़ादीन को बाकी के सोल्जर्स पर अटैक करता देख कोज़ल बहुत भड़क जाता है। तभी कोज़ल ज़ीबैक को ऑर्डर देता है कि वो अज़ादीन को जान से मार दे। ये सुनकर अज़ादीन हवा में एक लॉन्ग जंप मारता हुआ ऊपर आकर रुक जाता है और अपने क्वाइवर से एक और एरो निकालकर बाकी बचे सोल्जर पर अटैक करता है। वो एरो सीधा जाकर एक सोल्जर की आंख पे लगती है जिससे उसकी आंखों से ब्लड बहने लगता है और वो सोल्जर्स अंधा हो जाता है। इसी तरह वो बाकी बचे सोल्जर्स पर अपने एरो से अटैक करके उन्हें घायल करता जाता है। तभी एक एरो कोज़ल के साइड से निकलता हुआ उसके पीछे खड़ा एक सोल्जर की आंखों में जाकर लगती है। तभी कोज़ल को ये पता चल जाता है कि अज़ादीन किसी को जान से तो नहीं मार रहा बल्कि वो सभी को घायल करके छोड़ रहा है। कोज़ल के सभी सोल्जर्स बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। एक एक करके वो वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ये होता देख कोज़ल को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से अज़ादीन उसके पीछे आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, मेरा नाम अज़ादीन है और मैं एक पवित्र दूत हूँ। ये सुनकर कोज़ल और उनके सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। तभी कोज़ल पीछे मुड़कर देखता है कि अब अज़ादीन के पास एक भी एरो नहीं बची। वो अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। तभी अचानक से अज़ादीन एक पंच उसे मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसके पड़ते ही वो घोड़े से नीचे आकर गिरता है। दूसरी तरफ अज़ादीन के पास लड़ने के लिए कोई एरोज नहीं बचते और बाकी बचे सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसे अज़ादीन डॉज कर देता है और एक पंच मारकर उसे भी घायल कर देता है। उसी घायल पड़े सोल्जर का तलवार उठाकर सभी से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सको तो आकर भिड़ लो। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस स्वॉर्ड से जमीन पर पड़ा घायल सोल्जर के दोनों झुनझुने उड़ा देता है। ये देखकर बाकियों की तशरीफ लाल हो जाती है। फिर वो बचे हुए सोल्जर्स की तरफ देखता है। बाकी बचे सोल्जर्स उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सबकी तशरीफ फट जाती है और सब डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को अज़ादीन अकेले ही हरा देता है। सभी घायल होकर जमीन पर पड़े होते हैं और अज़ादीन कोज़ल की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ कोज़ल घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है और उसे घायल देखकर अज़ादीन कहता है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया था। तेरे जैसा कचड़ा जो लोगों को दर्द, तकलीफ और मायूसी देता है। इतना कहते ही कोज़ल उस पे एक जादुई अटैक करने की कोशिश करता है। कोज़ल अपनी जादू से एक बहुत ही ज्यादा चमकने वाला रोशनी निकालता है। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ घायल पड़े सभी सोल्जर्स अंधे हो जाते हैं। कोज़ल को लगता है कि उसने अज़ादीन को भी अंधा कर दिया, पर अज़ादीन सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद कोज़ल अज़ादीन से कहता है, क्या तुमने देखा, ये मेरा जादू है, ये इतना पावरफुल है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने में अज़ादीन अपने स्वॉर्ड से कोज़ल के गले पर अटैक कर देता है और जिससे कोज़ल बुरी तरह घायल हो जाता है। वो दर्द के मारे बुरी तरह चीख रहा होता है और कोज़ल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो मजबूर होकर जमीन पर घुटने के बल बैठा होता है क्योंकि वो इतना घायल होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दर्द झेल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तभी वो अज़ादीन से कहता है,
आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। ये सुनकर अजादीन कहता है, क्यों, तुझे ये देखकर हैरानी हो रही है ना, आखिर तुझे पता तो भी नहीं चला कि मैंने तेरे साथ ये कब किया। तभी अजादीन उसके बाल पकड़ता है और जिसे देखकर कोजेल की ओर फट जाती है। फिर कोजेल कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, औरतें चाहिए, तलवार चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैं द येगर्स होली फैमिली का एक इकलौता वारिस हूँ। इसके जवाब में अजादीन कहता है, क्या सच में, पर माफ करना, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर ज़ीबैक पर पड़ती है जो अजादीन के पीछे खड़ा होता है। उसे वहाँ खड़ा देख उससे वो मदद मांगता है, पर ज़ीबैक भी उसके जादू से अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कोजेल अजादीन को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं एक अव्वल दर्जे का येगस फैमिली का वंशज हूँ, तुम मुझे इतनी छोटी सी गुनाह के लिए नहीं मार सकते। ये सुनकर अजादीन कहता है, जरा देखो तो खुद को, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास ही है। इतना कहने के बाद वो अपने खंजर निकालता है और उससे उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो दर्द के मारे चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और अचानक से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और यही हमारा एपिसोड 4 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ीबैक अपना स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है, मैं अपने महाराज के चर्च का एक रखवाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता, भले ही तुम अपने किसी राजा के नियम को मानते हो या फिर कितनी भी अच्छी काम करते हो। दूसरी तरफ कोजेल घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और दर्द से चीख रहा होता है। ये सुनकर अजादीन कहता है, तुम बाकी के रखवालों से काफी अलग हो जो चर्च की रखवाली करते हैं। ज़ीबैक को लगता है कि अजादीन उसका मजाक उड़ा रहा है और वो काफी भड़क जाता है। तभी अजादीन उसे बताता है कि वो बाकियों से काफी अलग है, क्योंकि बाकी के सभी रखवाले अपनी विरासत के मामले के कारण उन्हें उनके घरों से निकाल दिए गए बदमाश होते हैं जो लालची बनकर इस चर्च में रह रहे होते हैं। फिर ज़ीबैक से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा पीछा कर पाओगे। ये कहकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर ज़ीबैक बहुत हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। तभी उसकी नजर सभी घायल पड़े सोल्जर्स की तरफ पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, अजादीन को मारने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी और उसने अकेले इन सबको हराया। फिर वो आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है, आखिरकार अब जाकर मेरे सीने से थोड़ा बोझ कम हुआ। दूसरी तरफ हमें एक राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और कुछ गांव वाले घुटने के बल राज दरबार में सर झुकाए बैठे हैं और राजा से इस साल का टैक्स माफ कर देने के लिए भीख मांगते हैं। उनमें से एक फार्मर कहता है, महाराज हम आपसे भीख मांगते हैं, सभी लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ न खाने के लिए कुछ बचा है और न ही पीने के लिए पानी। ये पूरा गाँव चोरों और राक्षसों से भर चुका है और आपसे हम विनती करते हैं कि हमारा इस साल का टैक्स माफ कर दें। दूसरी तरफ राजा, जिसका नाम माग्रे कैजिल होता है, वो उन सभी गांव वालों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। जब गांव वाले अपनी मांग रखते हैं उसके बाद राजा कहता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अब तुम्हें अपनी जरूरत पूरा करने के लिए राशन भी चाहिए होंगे। गाँव वाले समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर राजा ने उनसे क्या कहा। तभी एक फार्मर पूछता है, महाराज हमें क्षमा करें, हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहा। ये सुनकर राजा कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम टैक्स देने लायक हो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। ये सुनकर गांव वालों को लगता है कि उन्हें राशन देने की बात कही गई, पर वो इस बात से बेखबर होते हैं कि ये उन सभी का आखिरी दिन है। उसके बाद उन तीनों फार्मर्स को पूरे गांव के सामने फांसी पर लटका दिया जाता है और राजा गांव वालों से कहता है, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम सबका भी यही हाल होगा। ये देखकर बाकी के फार्मर्स काफी डर जाते हैं। तब राजा अपने मैजिक से एक जादुई किताब, जिसे द बुक ऑफ द डिवाइन किंग कहते हैं, उस किताब की एक कॉपी उन सभी फार्मर्स को दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा किताब लाकर राजा को देगा तो राजा उन सभी को इस साल का टैक्स माफ कर देगा और बदले में उन्हें 80 किलो गेहूं और बाजरा उन सभी फार्मर्स को देगा। ये सुनकर सभी फार्मर्स काफी खुश होते हैं और सभी वो जादुई किताब की तलाश करने वहां से चले जाते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, तभी एक नागिन वहां आती है जो एक लड़की का रूप लेकर राजा से कहती है, मुझे लगता है कि उन सभी को इस किताब का नाम बताना एक लापरवाही है। ये सुनकर राजा कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम इस किताब को सदियों से ढूंढ रही हो और आज तक तुम्हें इस किताब का एक पन्ना तक नहीं मिला। वैसे भी इसकी खबर अब पूरे राज्य में फैल जाएगी और हम बहुत ही लकी होंगे अगर हमें इस किताब का एक पेज भी मिल जाता है। फिर राजा उस लड़की से कहता है, तो बताओ आज तुम क्या खबर लाई हो। इसके जवाब में वो नागिन कहती है, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा कोजेल किसी युद्ध में बुरी तरह हार चुका है। ये सुनकर राजा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कोजेल के पास दुनिया के सबसे पावरफुल सोल्जर्स हैं और साथ में उसके सर ज़ीबैक भी। तभी वो नागिन बताती है, उसका दुश्मन कोई हैरान
हेराल्ड क्लैन से था जिसने अकेले ही उन सभी को हराया है। ये सुनकर राजा की तशरीफ फट जाती है और वो कहता है, मुझे पता ही था वो यहाँ क्यों आए थे। आखिरकार उन्हें भी इसी किताब की तलाश है जो खुद को इस कर्ज से आजाद कर पाए। फिर वो पूछता है, क्या कोजेल मर चुका है या जिंदा है। इसके जवाब में नागिन कहती है कि उसने सुना है कि कोजेल की दोनों आंखें जा चुकी है और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डैमेज कर दिए गए हैं। फिर नागिन से कहता है कि वो वहाँ और भी सोल्जर्स को भेजें और उस हेराल्ड क्लैन को जान से मार दें और सभी को खत्म कर दें। दूसरी तरफ इस कड़कती दोपहर में रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, ना ही पेड़ पौधे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, अज़ादुद्दीन और आउल पानी की तलाश में यहाँ भटक रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक तरफ पड़ती है और उन्हें लगता है कि ये कोई भूत है, इसलिए अज़ादुद्दीन अपना स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है सामने उन सभी लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्हें उस पेड़ से लटका कर मार दिया गया था। वो सभी एक साथ अज़ादुद्दीन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अज़ादुद्दीन ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे बताते हैं कि ये जगह बहुत ही वीरान इलाका है और यहाँ लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। ये सुनकर अज़ादुद्दीन कहता है, देखो मैंने तुम्हारा बदला पूरा किया, अब तुम सब अपने आफ्टर लाइफ में वापस चले जाओ। तभी साफिया एक कुएं की तरफ इशारा करती है और अज़ादुद्दीन उस इशारा को फॉलो करते हुए जा रहा होता है उस कुएं की तरफ और कहता है, ओ समझ गया, तो तुम लोग मुझे यहाँ पानी दिखाने लाए थे, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो रेस्ट करने के लिए। इतना कहकर वो कुएं तक पहुंचता है। कुएं तक पहुंचने के बाद वो जब अंदर झांकता है पर अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। पास रखी रस्सी की मदद से वो पानी निकालने की सोचता है। वो रस्सी को ऊपर की ओर खींचता है, तभी पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ सूखी हुई मिट्टी बाल्टी में भरकर ऊपर आती है। लेकिन उसकी नजर एक पेज पर पड़ती है, एक ऐसी किताब का पन्ना जो उसी बाल्टी के ऊपर रखा हुआ होता है और वो भी उसी बाल्टी के साथ कुएं से बाहर आता है और यही एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में हमें हेराल्ड क्लैन के बारे में बताया जाता है। हेराल्ड क्लैन पहले आरागासा के नाम से जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि आरागासा हजारों सालों से समुद्री रास्तों से होते हुए वाइब्रिस कॉन्टिनेंट पर आए थे, क्योंकि उनका जहाज पूरी तरह समुद्र में आए तूफान के चलते डूब चुका था और वो सब मरते मरते बचे थे। वाइब्रिस कॉन्टिनेंट 8 हिस्सों में बटा हुआ था जिन पर यैगस फैमिली के 8 राजा अपने अपने राज्यों को संभालते थे। अभी अचानक से उन सभी के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाती है जिसमें यैगस फैमिली के 7 राजाओं की बुरी तरह मौत हो जाती है और उन सभी की राजगद्दी को यैसलेट फैमिली के राजा ने अपने कब्जे में कर लिया होता है। किंग यैसलेट चाहते थे कि उसके अलावा इस धरती पर कोई और होली किंग नहीं बन सकता। दूसरी तरफ आरागासा को यहाँ रहने के लिए थोड़ी और जमीन की जरूरत थी। तभी किंग यैसलेट आरागासा को एक जादुई चिड़िया देता है जो खुद राजा की आवाज निकाल सकता था और जिसे उन्होंने द सॉन्ग ऑफ द येलो बर्ड का नाम दिया था। बदले में आरागासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जिसके मुताबिक आरागासा अब से एक किंग के ऑर्डर को मानेंगे। किंग यैसलेट की मदद से आरागासा को इतनी पावरफुल बना दिया गया था कि वो अपने राजा के लिए गॉड से भी लड़ सकते थे। आरागासा अपने राजा का कहा मानती थी जिसके लिए उन्होंने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जो राजा के कभी खिलाफ जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि राजा और वाइब्रिस कॉन्टिनेंट के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, जिसकी वजह से किंग यैसलेट को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनका साम्राज्य फिर से 8 हिस्सों में बट गया था। और दूसरी तरफ आरागासा पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि अब उनके राजा ही नहीं रहे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए राजा के मरने के बाद उन सभी को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। दूसरी तरफ अज़ादुद्दीन एक पेज अपने हाथ में पकड़ा होता है जो राजा का एक जादुई किताब का टुकड़ा होता है जिसकी मदद से राजा पावरफुल बनते हैं। वो थोड़ी देर तक उस पेज को देखकर सोचने लगता है और कहता है, अगर मैं ऐसे और पेज को कलेक्ट कर लूं तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ पाऊंगा और इस शराब से आजाद हो जाऊंगा? क्योंकि इस कर्ज से आजाद होने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला कि मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके 1 लाख सोने के सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे और दूसरा ये कि मुझे किताब ढूंढनी पड़ेगी, तभी मैं खुद को इस शराब से आजाद कर पाऊंगा। तभी वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो बाकी के पेज कहाँ से ढूंढेगा क्योंकि वो इस धरती पर हर जगह फैले हुए होते हैं। फिर वो बताता है कि उसके पिता की वजह से इस किताब को फाड़कर इसके पन्ने को इस धरती के अलग अलग जगह पर छुपा दिया गया था। वो ये कहता हुआ इस रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा होता है। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है जो उसे पहचानने की कोशिश करती है और कहती है, तो ये है बेवकूफ उसी धोखेबाज का बेटा है जिसने हेराल्ड क्लैन को धोखा दिया था। ये देखने में तो 1 नंबर का बेवकूफ इंसान लगता है। फिर उसके दिमाग में एक फुद्दूस आइडिया आता है और वो अपने कमान से तीर निकालकर उस पर अटैक करती है। वो तीर उड़ता हुआ सीधा अज़ादुद्दीन की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वो लड़की तीर चलाकर पत्थर के पीछे छिप जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद वो मर चुका होगा, इसीलिए वो पत्थर से झांकती है। तभी अचानक से एक छोटा सा पत्थर उसके माथे पर आकर लगती है और वो आकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ अज़ादुद्दीन आता है और उस लड़की से पूछता है, क्या वो तीर तुमने चलाई थी? तभी वो उनका नाम पूछता है जिसके जवाब में वो लड़की बताती है कि उसका नाम मीडियम है और लड़का अपना नाम इस्माइल बताता है। और वो कहते हैं कि अज़ादुद्दीन
के देखरेख के लिए यहाँ आए थे। तभी वो अपना हाथ दिखाता है जिसमें तीर लगी हुई होती है और कहने लगता है तो यही देखरेख करने आए थे तुम लोग मेरी? जिसके जवाब में मीडियम कहती है मुझे लगा तुम्हारे पास अब तीर खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें एक तीर गिफ्ट कर दूं। इसके जवाब में अजादीन कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम लोग यहाँ रहकर बोर हो चुके हो, इसीलिए मेरा असिस्टेंस बनना चाहते हो। बेहतर होगा अपने अपने घर चले जाओ, मुझे असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की कहती है शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी आरागासा ब्लड लाइन से हूँ। इसके जवाब में अजादीन कहता है शायद तुम्हें नहीं पता कि ब्लड लाइन से हेरल्ड का कोई रिश्ता नहीं है, और अगर तुम लोग यहाँ मेरे लिए काम करने आए हो तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट हुए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पर ये तीर चलाया। मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये सिखानी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी क्या सजा है। तभी वो मीडियम से ऐसे बात करने के लिए माफी मांगता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें इज्जत से पेश आना होगा, फिर चाहे तुम आरागासा के मेंबर हो या फिर मेरा कोई दुश्मन। तभी वो अपनी बचकानी सी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसे अजादीन उसे माफ कर देता है और वहां से जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि अरे यार उसे तो प्यास लगी है, इसीलिए वो उन दोनों से पानी मांगता है। लेकिन मीडियम बहुत गुस्से में होती है और उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। उसे गुस्सा होते हुए देखकर इस्माइल उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानती और यही एपिसोड 6 भी पूरा होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि मीडियम अजादीन को उसके पोजीशन के लिए चैलेंज करती है ताकि वो उसे हराकर उसकी जगह ले सके। ये सुनकर इस्माइल की तशरीफ लाल हो जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मीडियम वो अजादीन है, वो बहुत मारेगा तुमको, समझ लो। ये सुनकर अजादीन सोचने लगता है अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई, अरागासा वालों ने बच्चों को भी बिगाड़ दिया। तभी वो मीडियम से कहता है तुम्हें पता भी है अगर तुम इसमें हारोगी तो तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़ेगी। ये सुनकर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और अजादीन को चैलेंज करने लगती है। तभी अजादीन सोचने लगता है कि मीडियम शायद उसे हल्के में लेते दिखे है। दूसरी तरफ मीडियम सोचने लगती है तुम्हें हार मान लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ आरागासा ही एक हेराल्ड को हरा सकता है, और वैसे भी मैंने पूरी जी जान लगा दी थी इस पोजीशन को पाने के लिए जहां मैं अभी खड़ी हूँ। इतना कहते हुए मीडियम अजादीन से 100 मीटर दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे चैलेंज करती है। तभी आसमान में उड़ता हुआ एक उल्लू अजादीन की तरफ से मीडियम का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी आवाज सुनकर मीडियम बहुत हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये तो महाराज की आवाज है। फिर हमें पता चलता है कि वो उल्लू एक स्पिरिट होती है जिसके अंदर खुद वहाँ के महाराज की आत्मा कैद होती है और एक महाराज का कहा हम कभी नहीं ठुकरा सकते। अब हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजादीन पानी पी रहा होता है और मीडियम अपने हाथों को पकड़े हुए खड़ी रहती है, लेकिन इस्माइल उसके टेक्निक को देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि अजादीन जिस टेक्निक का यूज करके मीडियम से फाइट करता है वो कोई मामूली टेक्निक नहीं थी, वो एक आरागासा टेक्निक थी जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है, जिसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अजादीन उसी टेक्निक का यूज करके मीडियम पर अटैक करता है, लेकिन मीडियम अपने मैजिक की वजह से उस अटैक से बच जाती है। लेकिन इस्माइल को लगा नहीं था कि अजादीन को जादू भी आती है और उसने सबसे पावरफुल मैजिक का यूज किया था। दूसरी तरफ मीडियम अजादीन के अटैक से बचने की कोशिश करती है और अजादीन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है जिसके पास अजादीन खड़ा होता है। वो उसे देखते ही उस पर अटैक करती है और उसके अटैक से अजादीन की बॉडी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे देखकर मीडियम को लगता है कि अजादीन शायद अब मर चुका है, लेकिन वो अपने मैजिक से वहां से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो अपने मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन अजादीन उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक जोर का पंच उसे मारता है और वो सीधा उड़ती हुई एक बड़े से पत्थर से टकराती है और हार जाती है। ये देखकर इस्माइल काफी भड़क जाता है और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी महाराज की आवाज सुनाई देती है ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और मीडियम इस चैलेंज को हार चुकी है। अब उसकी किस्मत अजादीन के हाथों में है और इस्माइल तुम्हारी इंटरफेरेंस की वजह से तुम भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे, इसीलिए अब से तुम्हारी भी किस्मत अजादीन के हाथों में है। इस लड़ाई को हार कर मीडियम बुरी तरह टूट चुकी होती है और अपने खंजर से खुद की जान लेने की कोशिश करती है। तभी अजादीन अपने मैजिक से उससे खंजर छीन लेता है और नीचे गिरा देता है। फिर अजादीन कहने लगता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं लड़ाई हारने पर तुम्हारे पास खुदकुशी करने का भी अधिकार नहीं होता। तुम सिर्फ और सिर्फ तब मर सकती हो जब मैं मरूंगा या फिर जब मैं तुम्हें मरने के लिए कहूंगा, और तुम्हें मुझे बिना जाने इस लड़ाई के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो और किस तरह के बच्चे हो तुम लोग। ये कहता हुआ वो इस्माइल को उसका वाटर बोतल दे देता है और कहने लगता है आज के लिए इतना सबक तुम दोनों के लिए काफी था और अब मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। बस ऐसा समझो कि ये लड़ाई कभी हमारे बीच हुई ही नहीं, और अगर वैसे भी अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम दोनों का रिकॉर्ड कम कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो दोनों भी इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी अजादीन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे किसी गुलाम की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों वापस अपने घर की तरफ चले जाओ। पर वो दोनों नहीं मानते और इसी के साथ हो लेते हैं और यही एपिसोड 7 भी पूरा होता है। एपिसोड 8 शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वाइब्रिस कॉन्टिनेंट के महाराज और आरागासा क्लैन एक दूसरे के लिए काम करते थे। अगर कोई राजा के खिलाफ जाता तो उसे भयानक मौत दी जाती थी। एक समय था जब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉयलिटी और ओनर की सिंबल हुआ करती थी, लेकिन राजा के मरने के बाद वो एक भयानक शराब बन गई, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब
आरागासा क्लैन हमेशा के लिए राजा के गुलाम थे। फिर अचानक से आरागासा क्लैन ने वाइब्रिस कॉन्टिनेंट के तारासर किंगडम पर अटैक करके उसे हरा दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया था, और वहां से उन्होंने जादुई किताब हासिल कर ली जिसे द बुक ऑफ द डिवाइन किंग कहा जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद वो किताब एक आकरे नाम के शख्स ने चोरी कर ली और वहां से फरार हो गया, और कुछ ही समय बाद उसे पकड़कर कैद भी कर लिया गया था। तभी एक राजा वहां आते हैं और उससे उस किताब के बारे में पूछते हुए कहते हैं, धोखेबाज कहीं के, हमें बताओ कि तुमने वो किताब कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के शराब से मर जाओगे। अगर तुम इतनी भयानक मौत से नहीं मरना चाहते तो वो किताब मुझे ला कर दे दो। वो लोग आकरे को रोज रोज आकर उसे धमकियां देते, पर वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता, और एक वक्त आ गया जब वो लोग इससे पूछना ही बंद कर दिए। आकरे ने उस किताब के सभी पन्नों को फाड़कर एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, इसीलिए आकरे पहला इंसान बना जो इस कॉन्ट्रैक्ट की शराब से मरा। इसी कर्ज की वजह से उसने 2 बच्चे को जन्म दिया और उनका नाम आजादीन और अराइल रखा था, जिनमें अराइल हेराल्ड क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बनी और दूसरी तरफ आजादीन को लोग बेवकूफ मानने लगे। फिर हमें उस रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां आजादीन उन्हें अपने साथ आने के लिए मना कर रहा होता है। तभी मीडियम उसे एक लेटर देती है और कहती है कि वो लेटर सलाजमा के रीजनल हेड से आया होता है। जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि अब उसे वो जादुई किताब को ढूंढना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सोचने लगता है कि अब उसे सलाजमा जाना होगा वहाँ के रीजन हेड से मिलने के लिए। आजादीन वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं क्योंकि वो दोनों भी वहीं जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं और सुबह हो चुकी होती है। आराम करने के बाद वो दोनों वहाँ से सलाजमा के लिए रवाना होते हैं। तभी मीडियम की नजर एक झरने पर पड़ती है और वो दोनों उस झरने से पानी भरने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हें मेरे झरने से पानी भरने का अधिकार किसने दिया? इसके जवाब में आजादीन कहता है, मुझे तुमसे लड़ने की कोई शौक नहीं है, इसीलिए तुम मुझे बता दो अगर इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए तो। ये सुनकर वो कहता है, मुझे बदले में तुम सबकी जान चाहिए। तभी आजादीन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? ये सुनकर वो शख्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? और दूसरा बंदा कहता है, वैसे तुमने ये मास्क क्यों पहना है? क्या तुम कोई जोकर वोकर हो? उसके तुरंत बाद वो शख्स ऑर्डर देता है कि इस लड़की को कैद कर लो और उन दोनों को जान से मार दो। थोड़ी देर बाद वो सभी आजादीन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं ताकि आजादीन उन्हें जिंदा छोड़ दे और कहते हैं, हम सभी एक आम इंसान है जिन्होंने मार्गरेव काजेल के लिए किताब ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें किसी जादुई किताब की तलाश है, आखिर आप ही बता दो हम वो किताब कैसे ढूंढ पाएंगे जिसे हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर मीडियम को लगता है कि ये लोग बहाना बना रहे हैं और हो सकता है कि ये कोई चोर हो जो हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे आजादीन वहाँ पर रोक लेता है। तभी इस्माइल कहता है, अगर हम इन्हें जिंदा रखेंगे तो ये हमारे बारे में किसी को पक्का बता देंगे, इसीलिए इन्हें मार देना ही अच्छा होगा। जिसके बारे में आजादीन कहता है, अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना अच्छा नहीं होता क्योंकि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लगा था कि आजादीन उन्हें जान से नहीं मारेगा और जाने देगा, लेकिन उन्हें इस बात का घंटा पता नहीं होता कि आजादीन को झुनझुनों से कितना लगाव था। इसीलिए वहां से जाने से पहले वो उन सभी लोगों के प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देता है ताकि वो आगे चलकर ऐसी दोबारा कोई गलती ना कर बैठे। दूसरी तरफ ये लोग बुरी तरह जख्मी होते हैं और वहां से जा रहे होते तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है जो बुरी तरह इन्हें मारता है और इनके बॉडी को अपने साथ रख लेता है। ऐसा करके वो वहाँ खड़े सभी लोगों को अपने साथ अपने बॉक्स में रख लेता है ताकि वो आगे चलकर उन्हें खा सके। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस जंगल से बाहर निकलता है वैसे ही उसकी नजर एक छोटे से गांव पर पड़ती है जो चारों तरफ से एक किले से ढका हुआ होता है और यही एपिसोड 8 भी पूरा होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग इस कड़कती धूप में रेगिस्तान से होते हुए सलाजमा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मीडियम कहती है, मुझे लगा था कि तुम उन्हें जान से मार दोगे पर फिर भी तुमने उन सबको जाने दिया। वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं किया क्योंकि मैंने तो उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार तक निकाल ली थी। जिसके जवाब में आजादीन कहता है, बिना किसी को अच्छे से जाने उसके बारे में ऐसा सोचना गलत होता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि बिना आंखों के जीना कितना मुश्किल होता है। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को इस हालत में जिंदा छोड़ देने से उन्हें सही बनने का एक मौका तो जरूर मिलता है और वो खुद को बदलना पसंद करते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं, हालांकि मुझे उन लोगों की बातें सता रही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस जादुई किताब को मार्ग्रेव काजेल भी ढूंढ रहा है। तभी इस्माइल कहता है, लेकिन वो इस किताब को क्यों ढूंढेगा जबकि वो इस लड़ाई में तो हार चुका था ना। हो सकता है वो इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो अपना रैंक वापस इस किताब की जादू की मदद से हासिल कर सके। ये सुनकर आजादीन कहता है, मुझे लगता है अब मुझे अपना मास्क उतार लेना चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक हेराल्ड क्लैन से हूँ। हमें यहाँ सारे
कदम संभाल कर रखने होंगे जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। जैसे ही अज़ादीन अपना मास्क निकालता है वो दोनों उसका चेहरा देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि अज़ादीन के पास उसकी आंखें नहीं होती। ये देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं। तभी अज़ादीन अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है और ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। ये देखकर इस्माइल पूछता है तुम बिना आंखों के उस लड़ाई को कैसे जीत गए थे? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं बिना आंखों के भी देख सकता हूँ। ये देखकर मीडिया मुझसे पूछने लगती है कि आखिर उसकी आंखें ऐसी क्यों है, जिसके बारे में अज़ादीन कहता है जब मैं छोटा सा था तब मेरी बहन ने अपने स्वॉर्ड से मेरे दोनों आंखों को फोड़ दिया था और उसने कहा था कि मैं आगे चलकर ठीक हो जाऊंगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसकी वजह से आज मैं अंधा बनने की एक्टिंग कर सकता हूँ और जब तक अकेला था तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अब से तुम दोनों भी मेरे साथ हो तो मुझे संभल कर कदम उठाने होंगे। उसके बाद फाइनली वो सब मार्ग्रेव काजेल के राज्य में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक किला दिखाया जाता है। वो पास आकर देखते हैं कि किले के बाहर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मीडियम बताती है कि वो दोनों यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जिसके जवाब में अज़ादीन उनसे पूछता है क्या पहले भी यहाँ की हाल ऐसी ही थी? फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स किले के अंदर जा रहे लोगों के सामानों को चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक शख्स आता है और अज़ादीन से पूछने लगता है कि क्या वो अंधा है, जिसके जवाब में अज़ादीन कहता है हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ और ये दोनों अनाथ बच्चे मेरे ही साथ हैं। तभी वो उस शख्स से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बारे में वो बताता है कि एक र्यूमर्स फैल चुकी है, एक जादुई किताब की कॉपी इस धरती पर कहीं भी दिखने लगी है जिन्हें हेराल्ड क्लैन ने बनाया था। लोग उन्हीं की तलाश कर रहे हैं और इसे ढूंढने के लिए मार्ग्रेव काजेल का खुद का बेटा भी शामिल है। ये सुनकर अज़ादीन सोचने लगता है इसका मतलब उसका एक और बेवकूफ बेटा है। ये सब ठीक नहीं लग रहा। खैर इनसे मुकाबला करने में थोड़ी परेशानी तो होने वाली है। दूसरी तरफ एक सोल्जर एक फार्मर का पैसा ले लेता है और फार्मर उनसे कहता है मैं इन पैसों से अपना घर चलाता हूँ, तुम्हें तो डिवाइन किंग की बुक चाहिए थी ना, फिर तुम मेरे पैसे क्यों ले रहे हो? ये सुनकर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो इस फार्मर को बहुत बुरी तरह पीटता है जिससे वो नीचे गिर पड़ता है। तभी एक सोल्जर कहता है ग्रीमोयर किसी का भी शेप ले सकता है, क्या पता ये पैसा ही ग्रीमोयर हो, इसीलिए पहले हम इस पैसे को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद अगर ये ग्रीमोयर नहीं निकलेगा तो हम तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और कहती है तुम लोग मेरे पापा के पैसे छीन रहे हो, ये गलत बात है। जिसके जवाब में वो सोल्जर कहता है तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम हमसे बदतमीजी करोगी तो तुम भी पीटोगी। ये सुनकर उसका बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है तुम एक बच्चे से ऐसा कैसे बात कर सकते हो, ये तो एक तरह का हिंसा है। ये सुनकर वो सोल्जर्स उसकी पिटाई कर देता है। ये सब होता देख मीडियम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो लोग खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं और वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तभी एक सोल्जर्स इसके पास आकर उसके कानों में कुछ कहता है जिसे सुनकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं, पर दूसरी तरफ अज़ादीन उनकी बातें सुन लेता है क्योंकि उसका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा होता है। सभी सोल्जर्स अपने सामान लेकर अंदर भाग रहे होते हैं। ये होता देखकर वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कुछ गांव वाले कहते हैं कि इस गांव में कुछ मॉन्स्टर्स घुस आए हैं। उसके बाद वो सोल्जर्स किले का मेन गेट बंद कर देते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों को किले के बाहर ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ काजेल का बेटा जारकीव अपने सभी सोल्जर्स के साथ वापस अपने महल की तरफ रवाना होने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और बताता है कि कुछ मॉन्स्टर्स इस गाँव में घुस आए हैं, अब वो लोग क्या करेंगे। तभी तारकीव कहता है उस मॉन्स्टर को जान से मार दो और सभी गाँव वालों का ख्याल रखो क्योंकि तुम तो एक सोल्जर हो ना और तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग भी मिली है। ये सुनकर वो सोल्जर बहुत हैरान होता है और कहता है ठीक है पर कम से कम लोगों को तो अंदर आने दीजिए महाराज। ये सुनकर तारकीव कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक सोल्जर हो जो लोगों की हिफाजत कर सकता है। इतना कहकर वो लोग गाँव वालों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस सोल्जर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगा। तभी उस मॉन्स्टर्स के आने की आवाज की वजह से पूरी जमीन थर-थर कांपने लगती है। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें इस मॉन्स्टर ने कैद करके बॉक्स में रखा था ताकि वो इन्हें बाद में खा सके, वो लोग अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो उस बॉक्स में से झांकते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया इस गांव पर। तभी एक शख्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है कि दूर गांव में एक बहुत ही भयानक आग लगी है और लोग चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ अज़ादीन और उनकी टीम यहाँ इस गाँव में फंसे होते हैं और यही एपिसोड 9 भी पूरा होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि गाँव वाले वो जगह छोड़कर कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक लेडी आकर इस्माइल को लैंटर्न देती हुई कहती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंटर्न बची है, उससे तुम अपनी बहन और अपने अंकल का ख्याल रख सकते हो। उसे लैंटर्न देने के बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अज़ादीन वहीं खड़ा होता है और उन दोनों से कहता है मुझे जाना ही होगा, अब हम दोबारा मिलेंगे। दूसरी तरफ उस किले की रखवाली के लिए वहाँ के कुछ सोल्जर्स और उसके कैप्टन साथ में गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। तभी वो सोल्जर कहता है सभी ध्यान से सुने, हमें इस किले को बचाना होगा ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित रह सके, इसीलिए
इसीलिए अगर आप लड़ना जानते हैं तो मेरे साथ आइए, अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप हमारे साथ रहकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने गांव को बचाने के लिए इतना तो करना ही होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी अचानक से वहाँ अज़ादीन भी आता है जो अपने हाथों में एक डंडा लिए हुए खड़ा होता है। दूसरी तरफ किले को हर तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। यहाँ सभी सोल्जर्स अपने हथियार लेकर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक फार्मर की नजर उन सभी मॉन्स्टर पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर कहता है, उसका नाम गोल्डू है, और वो उस बॉक्स की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, हमें और भी बहुत सारे मीट की तलाश है ताकि हम उन्हें रास्ते में खा सकें। तभी उसकी नजर किले की तरफ पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और अपना पैर जमीन पर मारता है ताकि वो किला टूट सके। तभी कैप्टन सभी को ऑर्डर देते हैं कि वो उन मॉन्स्टर के लीडर ओगरे को मार दे। इतना सुनते ही सभी उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पूरा आसमान तीर से भर जाता है और गोल्डू बुरी तरह घायल होता है, लेकिन ओगरे उस बॉक्स के पीछे छिपा होता है और सभी को मेन गेट तोड़ने का ऑर्डर देता है। इतना सुनते ही सभी ओगरे किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ते हैं और कैप्टन ये सब होता देख दरवाजे को प्रोटेक्ट करने का आदेश देता है। सभी मॉन्स्टर्स मेन गेट को तोड़ने के लिए उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ते हैं। तभी गोल्डू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गेट पर मारता है जिससे वो गेट बुरी तरह तबाह हो जाता है और कैप्टन ये देखकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ कॉसेट मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उनके मेन लीडर ओगरे पर पड़ती है जो एक बॉक्स के पास छुपकर बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है जिसे वो आसमान की तरफ इशारा करता है और कहने लगता है, द बुक ऑफ द डिवाइन किंग हमारे आसपास ही है। इतने में अज़ादीन वहां आता है और एक मॉन्स्टर्स को मार देता है। दूसरी तरफ गोल्डू बड़ा सा पत्थर कॉसेट की तरफ फेंकता है, लेकिन अज़ादीन उन दोनों को उसके अटैक से बचा लेता है। तभी अज़ादीन कैप्टन से कहता है वो मेन गेट को बचाने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर कैप्टन उससे उसका नाम पूछने लगता है, जिसके जवाब में अज़ादीन कहता है उसका नाम अज़ादीन है और वो हैरल क्लैन से बिलोंग करता है। ये सुनकर वहाँ के लोगों की तशरीफ फट जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि हैरल क्लैन ही उनकी असली दुश्मन है, पर अज़ादीन को उनकी मदद करता देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। तभी अज़ादीन अपने तीर से गोल्डू की आंखों पर अटैक करता है जिससे उसकी आंखें फूट जाती है। उसमें से बहुत सारी ब्लड निकलने लगती है और वो बहुत बुरी तरह चीखता है, लेकिन अज़ादीन उसके कंधे के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहां से बाकी के ओगरे पर अटैक करता है। दूसरी तरफ कैप्टन ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, आखिर कोई हैरल्ड क्लैन का मेंबर उनकी मदद क्यों ही करेगा। तभी अज़ादीन को एक बॉक्स गिरने की आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं जो बहुत बुरी तरह घायल होते हैं और खून से लथपथ होते हैं। तभी वो देखता है कि सामने ओगरे खड़ा होता है जो जोर जोर से कह रहा होता है, ये किताब सिर्फ मेरा है और मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। ये कहते हुए बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर अज़ादीन कहता है, अब ये क्या है भाई, देखकर लगता है थोड़ी परेशानी तो होने वाली है। और यही एपिसोड 10 भी पूरा होता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओगरे इस बात को लेकर बहुत भड़क जाता है और एक मॉन्स्टर का फॉर्म लेकर अज़ादीन पर अटैक करने की कोशिश करता है। अज़ादीन उसे अपनी तरफ आता देखकर गोल्डू के सिर से जंप मारता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ बेचारा गोल्डू ओगरे के चपेट में आ जाता है। ओगरे गोल्डू को चारों तरफ से पकड़ लेता है जिससे गोल्डू दर्द से चीख रहा होता है और धीरे धीरे करके ओगरे उसे अपने अंदर निगल लेता है। उसे खाने के बाद ओगरे बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने अज़ादीन को खा लिया और उसे जान से मार दिया, लेकिन अज़ादीन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी ओगरे की नजर अज़ादीन पर पड़ती है जो इससे फाइट करने के लिए रेडी रहता है। थोड़ी देर बाद ओगरे अपने मॉन्स्टर फॉर्म से बाहर आता है जिसे अज़ादीन देखकर कहता है, ये तो फैंग के राजा गॉडकिन है। गॉडकिन अपने हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी लिए हुए खड़ा होता है। तभी वो उस छड़ी की मदद से अज़ादीन की तरफ इशारा करता है जिससे अज़ादीन समझ जाता है कि ये जादुई छड़ी है जो द बुक ऑफ द डिवाइन किंग की तरफ इशारा करती है। तभी गॉडकिन कहता है, सुनो येगस के गुलाम, वो जादुई किताब मुझे लाकर वापस कर दो और मैं तुम्हें बिना दर्द के मारूंगा। इतने में अज़ादीन अपने तीर से उस पर अटैक करता है जिसे गॉडकिन डॉज कर देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर तीर चला रहे हो। ये कहते हुए वो काफी भड़क जाता है और अज़ादीन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ अज़ादीन को समझ आ जाती है कि वो इस छड़ी की मदद से बाकी की किताब को ढूंढ सकता है। इतने में गॉडकिन उस पर बहुत बुरी तरह अटैक करता है पर अज़ादीन उसके हर अटैक से बच जाता है। तभी उसकी नजर पास रखे स्वॉर्ड पर पड़ती है जिसे लेने के लिए वो आगे बढ़ रहा
होता है क्योंकि उसके पास अब एक भी तीर नहीं बची होती है। वो स्वॉर्ड से खुद की जान बचाने की कोशिश करता है और गॉडकिन की अटैक से बचता है। ये सब देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोहे जैसे दांतों को तोड़कर उस पर अटैक करता है, लेकिन अज़ादिन उस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। ये सब देखकर गॉडकिन काफी भड़क जाता है। तभी अज़ादिन उस पर अटैक करने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन गॉडकिन अपने पॉइजन से उस स्वॉर्ड को खराब कर देता है। इसीलिए अज़ादिन उस स्वॉर्ड को फेंक देता है क्योंकि अब वो स्वॉर्ड उसके काम की नहीं बची। इतने में गॉडकिन उस पर बहुत बुरी तरह अटैक करता है, लेकिन अज़ादिन सोचने लगता है कि वो आखिरकार इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है जबकि इस काम के उसे एक भी गोल्डन कॉइन नहीं मिलने वाले। तभी अचानक से उसके पीछे से बहुत सारी तीर उड़ती हुई आती है जो गॉडकिन को जाकर डैमेज करती है क्योंकि उनके पास कैप्टन खड़े होते हैं जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें अज़ादिन की जान बचानी होगी, इसलिए पहले उस मॉन्स्टर पर अटैक करते रहो। ये सुनकर एक सोल्जर कहता है लेकिन अगर हमने हेराल्ड क्लैन की मदद की और इस बात की खबर राजा को मिलेगी तो वो हमें बहुत बुरी सजा देंगे। इतना सुनते ही कैप्टन काफी भड़क जाता है और कहता है किस राजा की बात कर रहे हो तुम लोग? वो राजा जिसने हमें ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से डर के मारे भाग गया, आखिर वो होता कौन है हमें सजा देने वाला? ये सुनकर कॉसेट काफी डर जाता है और अपने तीर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगता है अगर ऐसा है तो ठीक है, पहले हम उस मॉन्स्टर को मारेंगे फिर उसके बाद इस हेराल्ड को देखेंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग अग्री करने लग जाते हैं और मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। आसमान पूरी तरह तीर से भर जाती है और वो सभी तीर जाकर उस गॉडकिन को लगती है, लेकिन गॉडकिन खुद की बॉडी को उस मॉन्स्टर से सेव कर लेता है। ये देखकर अज़ादिन मनी मन सोचने लगता है वो चाहते तो वो तीर मुझे दे सकते थे, खैर अगर ऐसा ही है तो ठीक है। इतना कहते ही वो गॉडकिन के पड़े दांतों को अपने हाथ से ऊपर उठा लेता है और उसी से गॉडकिन पर उल्टा अटैक करता है। गॉडकिन ये सब होता देखकर बहुत भड़क जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? मैं फैंग का राजा गॉडकिन हूँ। ये सुनकर अज़ादिन उसके पड़े दांत को उठाता है और कहता है अच्छा ठीक है, चलो अब इस खेल को खत्म किया जाए। इतना कहते वो उसके दांत से उस पर बहुत बुरी तरह अटैक करता है जिससे उसका गला कटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। गॉडकिन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह उदास होता है और टूट जाता है कि अब वो मॉन्स्टर्स का राजा नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे उसका जो मॉन्स्टर फॉर्म होता है वो पूरी तरह खत्म हो रहा होता है। इतने में कैप्टन सभी को अटैक करने से मना करते हैं और दूसरी तरफ अज़ादिन चुपके से उसकी छड़ी उठा लेता है। ये सब होता देख कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर उसने इनकी मदद क्यों करी थी और आगे क्या करने वाला है। तभी एक सोल्जर कहता है ये मॉन्स्टर्स इसी की वजह से यहाँ आए थे, आपको क्या लगता है ये मॉन्स्टर पहले हमारे गांव में कभी क्यों नहीं दिखे? ये कहते हुए वो सभी अज़ादिन को मारने वाले होते हैं, लेकिन अज़ादिन ये सब खड़े होकर देख रहा होता है और कुछ नहीं कहता। तभी वो कुछ मन ही मन सोचने लगता है और यही एपिसोड 11 भी पूरा होता है। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी मिलकर अज़ादिन को दोष ठहराने की कोशिश करते हैं और वो मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ अज़ादिन की वजह से यहाँ आए थे ये कहते रहते हैं। तभी अज़ादिन कहता है देखो मुझे नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों आए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा करने यहाँ आता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कॉइन के लिए काम करता हूँ। किसी ने उस सिक्के की मदद से मुझे यहाँ बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी यहाँ आकर मदद कर सकूं। ये सुनकर उसका कैप्टन बहुत हैरान होता है और सोचने लगता है आखिर कोई हेराल्ड क्लैन को हमारी मदद के लिए यहाँ क्यों बुलाएगा और ये किसने बुलाया होगा। तभी कॉसेट अज़ादिन से उस इंसान का नाम पूछता है जिसने अज़ादिन को यहाँ बुलाया था, लेकिन अज़ादिन उसे नाम बताने से इनकार कर देता है क्योंकि इसकी अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। तभी वो उस कैप्टन से वहाँ से जाने की इजाजत मांगता है और कहता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ या फिर तुम लोग अपने राजा के खिलाफ मेरे लिए लड़ाई करोगे। ये सुनकर एक सोल्जर काफी भड़क जाते हैं और अज़ादिन से कहते हैं तुम वैसे भी एक धोखेबाज हेराल्ड के नकारा बेटे हो, हमारे वफादारी को गलत क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हमारे अंदर फेथ नहीं है? ये सुनकर अज़ादिन कहता है विश्वास करो मैंने आप लोगों से ज्यादा वफादारी किसी और के अंदर नहीं देखी। दूसरी तरफ एक शख्स उस बॉक्स से बाहर निकलता है और यहाँ की हालत देखकर वो बहुत डर जाता है और सोचने लगता है क्या सब खत्म हो गया, क्या यहाँ कोई जिंदा बचा है? ये सब देखकर वो रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर अज़ादिन कहता है आज के बाद तुम अच्छे इंसान की तरह बिहेव करोगे। ये सुनकर वो बहुत बुरी तरह टूट जाता है और अपनी गलती सोच सोच कर रोने लगता है। इतने में अज़ादिन वहाँ से जंप मारकर किले के ऊपर आता है। उसे उड़ता देखकर सभी हैरान होते हैं और उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी कैप्टन ये चिल्लाकर कहते हैं रुको, कोई अटैक नहीं करेगा। तभी अज़ादिन वहाँ आता है और उनके कमान से कुछ तीर उठा लेता है और कैप्टन से पूछता है मैं यहाँ से कुछ तीर ले रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तभी कैप्टन उससे इस काम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में वो उसके लिए से जंप मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ता दिखाई पड़ता है जिसकी तरफ अज़ादिन बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी एम्परर वॉइस उससे कहता है गोल्डन कॉइन, तुमने क्या झूठ बोला है, मजा आ गया। इसके जवाब में अज़ादिन कहता है अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता तो वो इस बात से डर डर कर जीते कि कहीं उन्होंने अपने दुश्मन हेराल्ड की मदद तो नहीं की थी और राजा उन्हें सजा न दे दे। वो बड़ी ही तेजी से इस सुनसान रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर इस्माइल और मीडियम पर पड़ती है जो वहाँ खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे होते हैं।
हैं। वो दोनों उसे वापस यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं तुमने बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करी, जबकि तुम्हें इसके बदले एक गोल्डन कॉइन तक नहीं मिला। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है मीडियम ने कहा था बेसहारे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा काम होता है और बिना किसी मदद के जिंदगी में कुछ मजा नहीं रखा। फिर वो जादुई छड़ी निकालकर मीडियम को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये पहले कभी देखा है। मीडियम उसे अच्छे से चेक करती है और कहती है ये तो किंग कुर्द की जादुई छड़ी है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बची है ये पता लगाने के लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ये सुनकर अज़ादुद्दीन कहता है ठीक है, तुम इसके बारे में मुझे कल बताना। इतना कहकर वो जंप मारकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। तभी मीडियम उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ वो सभी गाँव वाले उस मॉन्स्टर्स के डर से इस गाँव को छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ अज़ादुद्दीन अपने हाथों में लाठी लिए होता है। उसे देखकर वो लेडी उससे पूछने लगती है आखिर तुम यहाँ कब आए, वो दोनों बच्चे तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। ये सुनकर अज़ादुद्दीन कहता है कोई बात नहीं, वो बहुत ही समझदार बच्चे हैं, वो यहाँ बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तभी वो उस लेडी से कहता है उसने गाँव के अंदर से कुछ लोगों की जीतने की आवाजें सुनी है, लगता है सोल्जर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया। तभी एक विलेजर की नजर उस किले पर पड़ती है। वो देखता है कि किले पर बहुत सारे लैंटर्न जल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वो जगह अब सेफ है और हमारी जीत हुई है। ये देखकर वो सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि अज़ादुद्दीन यहाँ से फिर से गायब हो गया। दूसरी तरफ अज़ादुद्दीन बड़ी ही तेजी से भागता हुआ एक पहाड़ के पास पहुंचता है, जहाँ से उसे बहुत सारे स्मोक निकल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तभी उसकी नजर पहाड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ कुछ सोल्जर्स कैंप बनाकर पहरा दे रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है पहले सूखापन और अब उसके ऊपर से मॉन्स्टर भी यहाँ आने लगे हैं, लेकिन मार्ग्रेव को इस गांव की रखवाली की जगह सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की जादुई किताब की पड़ी है। मुझे तो लगता है अब ये गांव बर्बाद हो चुका है। मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ कुछ दिन और काम करना है और पैसे लेकर यहाँ से कल्टी हो जाऊंगा। तभी अज़ादुद्दीन ये देखकर सोचने लगता है जहाँ तक मुझे लगता है मार्ग्रेव काजिल का वो बेवकूफ बेटा यहीं कैंपिंग कर रहा होगा। तभी अज़ादुद्दीन की नजर कुछ सोल्जर्स पर पड़ती है जो एक छोटे से कैंप की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर वहां रखे कुछ पैसों पर भी पड़ती है जिसे उन सोल्जर्स ने इकट्ठा किया था। ये देखकर अज़ादुद्दीन कहने लगता है अरे यार यहाँ तो माल ही माल मिलेगा। उल्लू ये सब देखकर उससे कहने लगता है तुम्हारे पास तो जैकपॉट है, छोटे से पैसों के लिए इतना तरस क्यों रहे हो। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। यही एपिसोड 12 भी पूरा होता है।